Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री 5th सेमेस्टर के। इससे पहले मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट 1, 2 एंड 3 के डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके साथ साथ आपके साथ जो यूनिट 4 का मैप का क्वेश्चन है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपको उन वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग को इग्नोर करना क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस हैं उसी की पिक लेकर यहाँ पर जो है अपलोड की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द क्रूसैड्स? द क्रूसैड्स वर अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर, यानी कि बहुत सारे जो धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं उनको हम क्रूसैड्स कह सकते हैं। और ये किसके बीच में वॉर्स हुई थी? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। और कौन सी प्लेस पे हुई थी? यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे 11th और 13th सेंचुरी में, फॉर रिकवरी ऑफ होली लैंड, ताकि जो उनकी पुरानी लैंड्स हैं जहाँ से मेन उनका ओरिजिन हुआ है रिलीजन का वो उसको दोबारा से कैप्चर कर सके। एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियडोम, और अपने धर्म को जो है क्रिश्चियनिटी को वो और स्प्रेड कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारी वॉर्स हुई हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में 11th और 13th सेंचुरी में, और इसी को हम क्रूसैड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रेनेसा? व्हाई इज इट नेम सो? सो रेनेसा एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है रीबर्थ, दोबारा से किसी चीज़ को बनाना या फिर उसको ठीक करना। इट इज़ अ मूवमेंट दैट स्वेप्ट यूरोप ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो रेनेसा है इसकी शुरुआत होती है 15th और 16th सेंचुरी में। इज कॉल्ड सो बिकॉज इट रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ग्रीक क्लासिक्स। अब इसको इसीलिए रेनेसा बोला जाता है क्योंकि जो पुरानी चीज़ें जो खो चुकी थी, जिसका इम्पोर्टेंस टाइम के साथ ख़त्म हो गया था, उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइव किया, लोगों को इंटरेस्ट जगाया ऐसी स्टडी में जो एक टाइम पे फेमस थी और टाइम के साथ ख़त्म हो गई। तो रेनेसा मतलब रीबर्थ, जो खोई हुई चीज़ है तो दोबारा से सोसाइटी में लेके आना एक नए फॉर्म में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव 2 मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसा मूवमेंट इन यूरोप। सो क्या कारण है जिसकी वजह से रेनेसा मूवमेंट जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आया? सबसे पहला है क्रूसेड्स और द रिलीजियस वॉर्स बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स फॉर द पोजेशन ऑफ जेरूसलम। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? जो क्रूसैड्स यानी कि धर्म के नाम पे वो जो वॉर्स हो रही थी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, तो काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो रही थी, उस चीज़ को ठीक करने के लिए रेनेसा आया। एंड सेकेंडली टर्क्स विक्ट्री ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल वर द 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज। और दूसरी बात, जो टर्क है यानी कि टर्किश कंट्री है, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है उस पर कब्जा किया था। तो ये 2 मेन कारण है जिसकी वजह से रेनेसा आया, ताकि जो पुरानी खोई हुई ग्लोरी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो टाइम के साथ ख़त्म हो चुकी हैं, उनको दोबारा से ठीक करके लाया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इटली बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा। अब इटली जो कंट्री है उसी में ही रेनेसा यानी रीबर्थ की जो बात है वहीं से शुरुआत क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट है, कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कॉन्कर्ड बाय द टर्क्स इन 1453। जैसे कि ऊपर भी पॉइंट पे हमने अभी डिस्कस किया कि जो टर्क्स है यानी टर्किश कंट्री है, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर जो है उस पर कब्जा कर लिया था। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक स्कॉलर आर्टिस्ट टुक शेल्टर इन इटली। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, उन लोगों की एंट्री होती है इटली कंट्री में। और वो लोग जो है जो पुराना क्लासिक चीज़ें हैं, जो भी उनका आर्ट एंड लिटरेचर था, दोबारा से उसको क्रिएट करते हैं न्यू इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट, इटली वॉज अ फेमस कमर्शियल सेंटर बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट ड्यू टू इट्स लोकेशन। अब इटली शहर जो है ईस्ट और वेस्ट लोकेशन के ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फेमस सेंटर माना जाता है। बाय मीन्स ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रेनेसा टुक इट्स बर्थ इन इटली। तो इसी की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे होता है, बहुत फेमस ये कंट्री है। उसके साथ साथ जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्क्स ने कब्जा किया तो वहाँ से ग्रीक जो आर्टिस्ट है, स्कॉलर्स है, वो वहाँ पर आकर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो जिसकी वजह से सबसे पहले जो बात हुई है रेनेसा यानी रीबर्थ की, वो इटली देश में ही हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ह्यूमैनिज्म मीन? ह्यूमैनिज्म मीन्स टू टेक इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ एंड टू मेक सर्वे ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। सो ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन लाइफ में इंटरेस्ट लेना, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को सर्वे करना और उसी चीज़ से रिलेटेड जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, सो दैट ह्यूमन जो है अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रेनेसा? यानी सबसे पहले जो रेनेसा की बात है वो किसने कही और कौन लेके आए रेनेसा को? फ्रांसिसो पेट्रैक इटालियन इंटेलेक्चुअल थे
इन्होंने बात की रेनेसा की, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज डेंटे, नेम हिज मास्टरपीस। डेंटे कौन थे? डेंटे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटालियन राइटर, वो एक इटालियन राइटर थे और उन्हें जो है फादर ऑफ इटालियन पोइट्री कहा जाता है। उनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है जो उन्होंने लिखा था वो क्या था? डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु रोट यूटोपिया एंड व्हाट इज इट अबाउट। यूटोपिया वॉज रिटन बाय थॉमस मोरे एंड हु वॉज रिनोन्ड स्कॉलर ऑफ रिलीजन। यूटोपिया जो है ये एक राइटिंग है, ये किसने लिखी थी? थॉमस मोरे ने। और ये थॉमस मोरे जो है ये रिलीजन यानी धर्म से कनेक्टेड एक स्कॉलर थे। इन हिज बुक मोरे गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजिनरी आइलैंड। तो अपनी बुक के अंदर उन्होंने जो है इमेजिनरी आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड क्रिएट किया जिसमें कोई भी बुराई ना हो, कोई भी अमीर जो है वो किसी पुअर को, गरीब को एक्सप्लॉइट ना करे। थ्रू दिस बुक ही क्रिटिसाइज द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिज टाइम। तो इस बुक के थ्रू उन्होंने जो सोसाइटी में सिस्टम चल रहा था, जिस तरीके से सरकार लोगों के लिए काम कर रही थी, उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई भी लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, कोई बुराई ना हो सोसाइटी में, हर किसी को डेवलपमेंट का, हर किसी को अपने बात कहने का मौका मिले। एक्चुअल में ये कह सकते हो कि यूटोपिया एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पर कोई दुखी नहीं है, सब खुश हैं। तो एक्चुअल में ऐसी कोई प्लेस नहीं है, बट ये थॉमस मोरे ने यूटोपिया जो अपनी बुक थी उसमें बात कही थी इस चीज़ की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम टू ग्रेट पेंटर्स ऑफ द रेनेसा पीरियड, नेम देयर मास्टरपीस। तो दो पेंटर्स के नाम बताने हैं रेनेसा पीरियड के, एक है लियोनार्डो विंसी, दूसरे हैं माइकल एंजेलो। लियोनार्डो विंसी ने जो पेंटिंग बनाई थी उसका नाम था मोनालिसा और दूसरी थी लास्ट सुपर, और माइकल एंजेलो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसका नाम था लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम टू ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द रेनेसा पीरियड, व्हाट डिड दे प्रूव। दो एस्ट्रोनॉमर्स के नाम बताने हैं, एक है निकोलस कॉपरनिकस और दूसरे हैं गैलीलियो। जो कॉपरनिकस है उन्होंने ये बताया था कि अर्थ भी एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड घूम रहा है, और गैलीलियो ने उसी चीज़ को प्रूव किया था टेलीस्कोप बनाकर, ताकि टेलीस्कोप के थ्रू ये हम देखकर पता लगा सकें कि जो कॉपरनिकस ने कहा था वो सही है या फिर गलत। उसके अलावा गैलीलियो ने और बहुत सारे लॉज जो है वो भी दिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? जॉन गुटनबर्ग ने 1454 को। और कौन सी कंट्री में हुआ था ये इन्वेंशन? जर्मनी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज मेड ड्यूरिंग द रेनेसा। रेनेसा पीरियड के टाइम में दो मेन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज बतानी है, यानी दो न्यू कंट्रीज जिसको डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में। जो जॉन कैबॉट थे उन्होंने न्यू फाउंडलैंड को डिस्कवर किया था 1497 में। और वास्को डिगामा उन्होंने हमारी कंट्री इंडिया को डिस्कवर किया था 1498 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफॉर्मेशन, हु स्टार्टेड रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। A religious movement which was launched against the monopoly and authority of the Pope in 15th and 16th century was called the Reformation. So एक धार्मिक मूवमेंट थी जो किस चीज़ के अगेंस्ट थी? पॉप के, क्योंकि उस टाइम पे पॉप लीडर्स जो थे उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये 15th और 16th सेंचुरी में मूवमेंट आई थी, इसी मूवमेंट को रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट का मेन एम क्या था कि जो पहले रोमन कैथोलिक चर्च थे वो दोबारा से री इस्टेब्लिश किए जाए और पॉप की जो अथॉरिटी है उसको ख़त्म किया जाए। ये जो मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट की थी? मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वर द लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस। लेटर ऑफ इंडल्जेंस वर अ टाइप ऑफ पार्डन सर्टिफिकेट issued by Pope Julius II, who sold this certificate to rebuild St. Peter's Church at Rome. तो लेटर ऑफ इंडल्जेंस का मतलब होता है पार्डन यानी माफ़ी सर्टिफिकेट, जो कि किसने इशू किया था? पॉप जूलियस II ने। अब इन सर्टिफिकेट्स को बेचा जाता था और अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। Those who purchase this certificate assume that if they have had any sinned, they would be saved from the fire of hell. तो अगर वो कोई पाप भी करते हैं तब भी जो है वो हेल में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, उन्हें जो है वहाँ से माफ़ी मिल जाएगी। लेटर ऑफ इंडल्जेंस जो है वो लोगों को कौन दे रहे थे? पॉप दे रहे थे, जो कि कौन थे? रिलीजियस रूलर थे जिनके हाथ में अथॉरिटी थी उस रोम रिलेटेड एरिया की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज मार्टिन लूथर, वाई डिड ही रिवोल्ट अगेंस्ट द पोप।
तो मार्टिन लूथर जो थे एक प्रोफेसर थे थियोलॉजी डिपार्टमेंट के, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर। ही वॉज शॉक टू सी द वर्ल्डलीनेस एंड द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ द पॉप इन रोम, कि जिस तरीके से जो पॉप है, जो रिलीजियस रूलर है, वो रह रहे हैं, जिस तरीके से उनका ग्लैमरस वर्ल्ड है, सारे बेनिफिट उनके हाथ में है, कोई भी अथॉरिटी जो भी है उनके पास रहेगी डिसीजन लेने की उस पर्टिकुलर एरिया की। तो उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया कि जो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस वो लोग इशू कर रहे हैं लोगों को, और साथ ही साथ सारा करप्शन जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तब उन्होंने मार्टिन लूथर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई जो पॉप का रूल है उसके खिलाफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई मैरी ट्यूडर वॉज कॉल्ड द ब्लडी मैरी। मैरी ट्यूडर वॉज अ स्टॉन्च रोमन कैथोलिक। सो मैरी ट्यूडर जो थी वो एक कट्टर रोमन कैथोलिक को फॉलो करने वाले एक पर्सन थी। शी डिसमिस प्रोटेस्ट प्रीस्ट, तो वो कैथोलिक धर्म को मानती थी। अब क्रिश्चियन धर्म भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो इसीलिए उन्होंने जितने प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट थे, जो फादर थे, जो चर्च में अपॉइंटेड थे, उन सबको डिसमिस किया, और जो उनकी बात नहीं मान रहे थे उन सबको प्रोसिक्यूट करवा दिया ताकि उनकी अथॉरिटी मानी जा सके। मैनी प्रोटेस्टेंट्स वर बर्न्ड अलाइव, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलाया गया। तो ये इसीलिए जो है मैरी ट्यूडर को ब्लडी मैरी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज काउंटर रिफॉर्मेशन। द काउंटर रिफॉर्मेशन वाज अ मूवमेंट टू रिफॉर्म रोमन कैथोलिक चर्च एंड टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रोटेस्टेनिज्म। सो अभी हमने थोड़ा सा पीछे 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट, जिसमें ये बोला गया था कि जो पॉप की अथॉरिटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी मार्टिन लूथर ने। उसी को बचाने के लिए कि जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो सक्सेसफुल ना हो, जो वहाँ पर पॉप है उसकी अथॉरिटी बनी रहे, तो एक काउंटर रिफॉर्मेशन, उसी मूवमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट आई थी, उसको काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं, ताकि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी अथॉरिटी बनी रहे। जो क्रिश्चियनिटी का सेकंड जो पार्ट है, जैसे एक कैथोलिक्स है और दूसरे प्रोटेस्टेंट है, तो प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पर आकर अपना जो रूल है वो कायम ना कर सके, अथॉरिटी सिर्फ कैथोलिक्स वालों की रहे, तो इसीलिए वहाँ पे काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज इन एक्विजिशन। In acquisition was a special religious court invested with supreme right. So in acquisition क्या है, एक स्पेशल तरीके के धार्मिक कोर्ट थे जिनके पास सुप्रीम राइट था। पॉप पॉल 3 ने ये जो इन एक्विजिशन यानी स्पेशल रिलीजियस कोर्ट थे वो बनवाए थे रोम के अंदर 1542 में। इट वॉज एस्टैब्लिश टू सप्रेस एंटी कैथोलिक एक्टिविटी। अब ये कोर्ट स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए थे कि कैथोलिक एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट्स चल रही हैं उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। व्हेन किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। तो जब किंग होते हैं किसी भी एरिया के हेड और उनके पास जो रूलिंग अथॉरिटी होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं कोई भी कानून बनाने के लिए, और लोग अगर नहीं मानते तो वो मिलिट्री ऑफिसर्स की हेल्प लेते हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए। यानी कि जो फाइनल अथॉरिटी रहती है रूल मेकिंग की वो किसके हाथ में है, रूलर में। यानी रूलर अपनी एब्सोल्यूट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ऐसी स्टेट को कहा जाता है एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन 2 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के ऐसे कोई 2 मोनार्क्स किंग बताने हैं जिन्होंने अपनी पावर का 100% इस्तेमाल किया लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फर्स्ट है किंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस और सेकंड है फेडरिक द ग्रेट ऑफ पर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड लुइस 14 रूल ओवर फ्रांस एंड ही बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कितने टाइम तक लुइस 14 ने रूल किया फ्रांस पे, 72 ईयर्स, 1648 से 1715 तक, और ये बर्बोन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई लुइस 14 इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ मिरेकल। सो लुइस 14 को चाइल्ड ऑफ मिरेकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड थे जो 23 ईयर्स के बाद में हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इवेंट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री इज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। On December 23, 1688, James II, the King of England, fled to France and the power was handed over to the Parliament. अब 1688 के अंदर जो इंग्लैंड के किंग थे जेम्स 2, वो अपनी कंट्री इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चले गए और अपनी पावर जो है वो वहाँ की पार्लियामेंट यानी संसद लोगों के हाथ में दे दी। और ये एक पीसफुल इवेंट था हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री में, इसीलिए इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, कोई लोगों को नुकसान नहीं हुआ, और वहाँ के जो किंग है उन्होंने अपनी पावर जो है हैंड ओवर कर दी वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई द ब्रिटिश रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब क्यों ब्रिटिश रेवोल्यूशन को हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कह रहे हैं? अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लडलेस था,
ज़्यादा लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं हुई, कोई मैस्करे, कोई बड़ा हत्याकांड नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये एक एक्सट्रीम सोशल रिलीजियस चेंज था। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जो सोसाइटी का सेटअप है वो चेंज हो गया बिना किसी को हार्म किए हुए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के दौरान जो भी बातें डिस्कस की जाती हैं वो एक कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू डिस्कस की जाती हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहाँ पर जो किंग सिस्टम है यानी कि मोनार्क के खिलाफ होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज इन्वाइटेड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जब जेम्स टू जो है वो फ्रांस कंट्री में चले जाते हैं तो उसके बाद किसको इनवाइट किया जाता है नेक्स्ट इंग्लैंड का थ्रोन जो है यानी राजगद्दी संभालने के लिए? मैरी एंड हर हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज। और ये 1688 में जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपकी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट टू रिजल्ट ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसके दो इफेक्ट बताने हैं, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले। सबसे पहला तो जो स्ट्रगल था कि किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पार्लियामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रगल खत्म हो गया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया यानी संसद जहाँ पे लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे। सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी ऐसी सरकार जिसका खुद का एक संविधान होगा। किंग या कोई भी मिनिस्टर उस संविधान के ऊपर नहीं होगा, सारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर हु इम्पोज द स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। उस टाइम पर कौन ब्रिटिश किंग और प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन कंट्री के जिन्होंने स्टैम्प एक्ट जो है वो इम्पोज किया था? तो ब्रिटिश किंग थे जॉर्ज III एंड प्राइम मिनिस्टर थे ग्रीनविल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट इज कॉल्ड द बॉस्टन टी पार्टी एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। Lord North, the Prime Minister of England, withdrew all taxes levied before, but he passed the Tea Act in 1773. This act was disapproved everywhere in America. अब लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने सारे टैक्सेस हटा दिए, सिर्फ एक टैक्स के, वो किस पे लगेगा? टी पर। और ये टी एक्ट टैक्स था वो 1773 में आया और इस एक्ट के खिलाफ पूरे अमेरिका में डिसअप्रूवल था यानी कोई भी इस एक्ट को मानने को तैयार नहीं था अमेरिका के अंदर। ये लगाया किसने था? इंग्लैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड कंट्री की कॉलोनी थी अमेरिका में। बॉस्टन सी पोर्ट पर जब जो शिप से भरे हुए टी जो है वो अनलोड किए जाते हैं तो वहाँ पे सन्स ऑफ लिबर्टी एक ग्रुप था जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो कि कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने सारे जो कार्टन्स है वो उठाकर जो सी है उसमें फेंक दिए, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें 1500 पाउंड की जो टी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। और इसी इंसिडेंट को, इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। दिस वाज एन ओपन चैलेंज टू ब्रिटिश रूल। तो ये जो साफ इन्होंने चैलेंज किया था कि हम ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टैम्प एक्ट एंड व्हेन इट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। स्टैम्प एक्ट जिसने पास किया था ग्रीनविल ने 1765 में। स्टैम्प ड्यूटी होती है कि कोई भी अगर लीगल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, आप कुछ बेच रहे हो, कोई कोर्ट का पेपर है, उस पर आपको स्टैम्प लगानी पड़ेगी और उस स्टैम्प के लिए पैसे जो हैं एज अ टैक्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। दिस टैक्स वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स लीव बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार का पहला लगाया हुआ टैक्स यही था, स्टैम्प एक्ट, जो उन्होंने लोगों पर लगाया गया था। और इससे जो वहाँ के कॉलोनियस लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ हो गए थे, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एक्ट टू डायरेक्टली अफेक्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉलोनियलिस्ट, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग जो है इस एक्ट से अफेक्ट होने वाले थे। तो इसीलिए अमेरिकन लोगों ने इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द अमेरिकन जनरल हु बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए के फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन बनते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव टू मेन कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ ब्रिटिश इन अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हार जाती है, उसके क्या कारण रहते हैं? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट कर दिया अमेरिकन की स्ट्रेंथ को। एंड सेकेंड, कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने काफ़ी अच्छी लीडरशिप जो है वो निभाई और जितने भी वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन रखे थे उन सबको यूनाइट कर कर एक साथ जो है रिवोल्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशूड बाय द 13 अमेरिकन कॉलोनीज एंड व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कि अमेरिका आज के बाद इंडिपेंडेंट है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंडर नहीं है। इस चीज़ का डिक्लेरेशन कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। और कौन सी जगह से? फिलाडेल्फिया, ये जगह है अमेरिका के अंदर, यहाँ से अनाउंस किया गया। अ न्यू ज़ील वॉज पुट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द कॉलोनीज वर टू बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। तो एक तरह से जो दुनिया में बाकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को फ्री करवा लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आपका क्वेश्चन है,
When the revolution began in America, who was the emperor of England at that time? अमेरिकन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे इंग्लैंड में कौन रूलर थे? तो इंग्लैंड में उस टाइम पर जॉर्ज थ्री जो थे वो एम्परर थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो बॉस्टन टी पार्टी जो इंसिडेंट होता है, जो घटना होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन स्लोगन क्या था? जो या फिर ये आ सकता है, तीन मेन वर्ड्स क्या थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स समानता, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड वाली फीलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द वर्क्स ऑफ रूसो। तो रूसो की लिखी हुई राइटिंग्स कुछ यहाँ पे बतानी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्फेशंस। क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो। सो रूसो की जो ये बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पब्लिश हुई थी 1762 में। इट इज़ कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बाइबल मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को इसी बुक के थ्रू जो है वो पहुंचाई थी रूसो ने। और इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इन एवरीवेयर इन चेन, कि हम आज़ाद पैदा हुए फिर भी हमें चेन्स में बांधा हुआ है। तो रूसो बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन। तो रूसो बिलीव करते थे एक ऐसी सरकार में जो लोगों द्वारा बनाई गई है और लोगों के पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, अपने जो रूलर हैं उसको चूज़ करने की पावर लोगों के पास होनी चाहिए। सो इस तरीके से ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये बहुत बड़ा एक रीज़न माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द थ्री इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तीन फिलोसफर्स के नाम बताने हैं जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। फर्स्ट है मॉन्टेस्क्यू, सेकंड है वॉलटेयर एंड थर्ड है रूसो। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिनको कह सकते हैं इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को काफ़ी अवेयर किया और तब जाकर फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लीगन ऑफ ऑनर विच वॉज स्टार्टेड बाय नेपोलियन। सो लीगल ऑफ ऑनर जो है वो नेपोलियन ने 1802 में स्टार्ट किया था। ये एक प्रैक्टिस थी जिसमें लोगों को जो है ऑनर किया जाएगा, जो लोग यूज़फुल सर्विसेज दे रहे हैं स्टेट और सोसाइटी को, तो उन्हें एक तरीके से जो है ऑनर किया जाएगा नए टाइटल्स देके। इससे पहले जितने भी पुराने टाइटल्स थे वो सब अबॉलिश कर दिए नेपोलियन ने और बोला आज के बाद जो भी आप काम करोगे के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को जो है टाइटल और जो ऑनर है वो दिया जाएगा। इसको बोला जाता है लीगन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई वाज द बैंक ऑफ फ्रांस एस्टैब्लिश। तो नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस 1800 में इस्टेब्लिश किया था सो दैट वहाँ पर जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज किया जाए, लोगों का जो कैपिटल है, जो इनकम है, उसको रेगुलेट किया जा सके। इट ऑल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ इशूइंग करेंसी, और जो करेंसी है उसको इशू किया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस। द सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लोन्स टू पब्लिक, और लोगों को लोन्स दिए जा सके, तो इसीलिए नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस 1800 में इस्टेब्लिश किया था। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड नेपोलियन। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस हैड मेनी लॉज इन फोर्स बट देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द लीगल सिस्टम। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस कंट्री के अंदर बहुत सारे कानून बनाए गए थे, वो एक जैसे नहीं थे। डिफरेंट एरियाज में अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस थे। जो भी कोर्ट्स थे उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कानून को लेकर। जो भी एक्सपर्ट्स, जो पर्सनैलिटीज़ कानून बना रहे थे वो बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स थे, जो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। आफ्टर द हार्ड लेबर ऑफ 4 months प्रिपेयर्ड अ न्यू लीगल कोड फॉर द कंट्री। 4 महीने की मेहनत कर कर नेपोलियन जो है एक नए तरीके का जो लीगल सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करते हैं ताकि पूरे फ्रांस के अंदर एक जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएं, एक जैसा जस्टिस जो है लोगों को मिल सके, और इसी को बोलते हैं कोड नेपोलियन, जो कि 24 मार्च 1809 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था नेपोलियन द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोड नेपोलियन। Code Napoleon proved to be of lasting nature. This code was based on the principle of justice and equality. तो कोड नेपोलियन जो बनाया गया था ये जस्टिस, लोगों के साथ इंसाफ और इक्वालिटी पे बनाया गया था कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा और धर्म के बेसिस पे या पॉलिटिकल बेसिस पे किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होगी। इट ग्रंटेड रिलीजियस टॉलरेंस, हर एक धर्म को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल समझा जाएगा कानून की नज़रों में, और पूरी कंट्री में कोड को फॉलो किया जाएगा यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कॉन्टिनेंटल सिस्टम। Napoleon was of the view that the source of England's strength was her trade. If he could reune her trade, commerce and close foreign market to British good, then the Britain could be brought on the verge of bankruptcy. So यहाँ पे नेपोलियन को ये अच्छे से पता था कि इंग्लैंड कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, मेन ताकत है, उनका ट्रेड है जो वो पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। अगर नेपोलियन यहाँ पर जो उनका ट्रेड सिस्टम है उसको बर्बाद कर दें, जो उनका फॉरेन मार्केट है
जो भी वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कॉलोनीज से वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो ब्रिटेन कंट्री जो है वो काफ़ी हद तक वीक हो जाएगी और कर्जे के कगार पर आ जाएगी। यानी उनके जो भी लोन्स होंगे वो सारे के सारे इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ इंग्लैंड वाज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो इकोनॉमिक तरीके से किस तरीके से इंग्लैंड कंट्री को वीक किया जा सके, इसी को कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं, जो कि 1806 से 1812 तक नेपोलियन ने कोशिश की थी इंग्लैंड कंट्री को वीक करने के लिए। आपका क्वेश्चन है, वे वॉज नेपोलियन इम्प्रिजेंट आफ्टर द डिफीट ऑफ वाटरलू। सो ब्रिटेन और फ्रांस कंट्री के बीच में एक बैटल होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल में जो नेपोलियन है वो ब्रिटेन कंट्री से हार जाते हैं और उन्हें जो है एक आइलैंड सेंट हेलिना जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है एज अ प्रिजनर, और वहाँ पर जाकर जो है उनकी डेथ हो जाती है 6 साल बाद 5 मई 1821 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट टू कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो क्यों हारते हैं ब्रिटेन कंट्री से। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि जो ब्लॉकेड लगाना है इकोनॉमिक तरीके से ब्रिटेन कंट्री को वीक करने के लिए, वो प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कर पाते वो। सेकेंड, फेलियर ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स लाइक इन मॉस्को। मैप वाले क्वेश्चन में जब मैंने आपके साथ मॉस्को प्लेस की जो हिस्ट्री है वो डिस्कस की थी, उसमें बताया था कि नेपोलियन ने मॉस्को शहर पर अटैक किया था और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जो नेपोलियन है उन्हें वापस आना जो है अपनी आर्मी के साथ ठीक समझा, और वहाँ पर उनके काफ़ी सारे जो सोल्जर्स है वो ठंड के कारण जो है उनकी डेथ हो गई और काफ़ी सोल्जर्स को रशियंस ने अटैक कर मार दिया। तो ये जो मिलिट्री कैंपेन था ये भी फेलियर साबित हुआ, जिसकी वजह से नेपोलियन जो है वीक हुए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड, हु प्रिसाइडेड ओवर इट। सो ट्रीटी ऑफ वियना जो है 9 जून 1815 को वियना शहर में जो है साइन होती है। वियना शहर ऑस्ट्रिया कंट्री का एक पार्ट था एक टाइम पर, और ये जो बैटल होती है वाटरलू की, इसके पहले जो है साइन की जाती है। इस ट्रीटी ऑफ वियना के जो मेन प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रिजाइड करते हैं, वो कौन होते हैं, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया मेटरनिच। आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ यूरोप डिड नॉट पार्टिसिपेट एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ टर्की ने, बाकी सारी यूरोपियन स्टेट ने कांग्रेस ऑफ वियना जो मीटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द डायनेस्टी विच वॉज रीस्टोर्ड इन द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज इन इटली एट द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना के डिसीजन के बाद कौन सी डायनेस्टी को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया गया था इटली में, बर्बोन डायनेस्टी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब होती है, 1760 से लेके 1820 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम इंजन एंड व्हाट वाज इट्स यूज फॉर। 1705 में थॉमस न्यू कॉमन जो है उन्होंने स्टीम इंजन को जो है डिस्कवर किया था, और इसका यूज़ जो था वो पंपिंग वाटर आउट ऑफ द माइंस में से, यानी अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए इस स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉर्ज स्टीफनसन नोन फॉर। तो जॉर्ज स्टीफनसन को फादर ऑफ द लोकोमोटिव्स कहते हैं। 1814 के अंदर ही मेड एन इंजन कॉल्ड द रॉकेट विच मूव्ड ऑन द रेल ट्रैक। तो उन्होंने पहला 1814 में इंजन बनाया था जिसको रॉकेट कहा जाता था, जो पहला रेल ट्रैक में लगाया गया था रेल ट्रैक को मूव करने के लिए। सेकेंड इंजन उन्होंने 1825 में बनाया था ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, मैनचेस्टर से लिवरपूल। तो इस तरीके से मॉडर्न रेलवे सिस्टम जो बनाया है उसका क्रेडिट किसको जाता है, जॉर्ज स्टीफनसन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4 टाउन्स ऑफ इंग्लैंड विच ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे फेमस शहर जिन्होंने सबसे मेन जो है इंडस्ट्रीज पे वर्क किया और जो फेमस हुए उस टाइम पे, लैंकशायर, यॉर्कशायर, बर्मिंघम एंड शीफील्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय हुम वर अमेरिका एंड इंडिया डिस्कवर्ड। तो अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, और इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने 1498 AD में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय हुम स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड। जेम्स हारग्रेव्स 1765 में इन्होंने स्पिनिंग जेनी जो है इसको इन्वेंट किया था। आपका क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ को सैमुअल मॉस ने 1837 में डिस्कवर किया था। ये एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था जो कि मैसेज भेज सकता है एक कंट्री के पार्ट से दूसरे पार्ट में। 1864 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड टेलीग्राफ लाइन पेंडिंगटन टू स्लॉग वॉज लेड। तो पहली बार जो इंग्लैंड के अंदर टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी वो पेंडिंगटन शहर से स्लॉग तक बिछाई गई थी। तो सैमुअल मॉर्स को क्रेडिट जाता है टेलीग्राफ का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ईस्टर्न क्वेश्चन। इन 16th century द टर्क्स हैड ऑक्यूपाइड द होल ऑफ द बल्कन पेनिसुला एंड रूल्ड ओवर इट इफेक्टिवली फॉर मोर देन अ सेंचुरी। 16th century में जो टर्किश कंट्री है उन्होंने पूरा बाल्कन जो रीजन है उसको कंट्रोल कर लिया और ऑलमोस्ट 100 years जो है उस एरिया पे रूल किया।
but for various reasons like the growing weakness of Turkey, rise of small Christian subject nationalities like Serbs, Greeks, Bulgars, etc. of the Balkan Peninsula, the ambition of Mehmet Ali, and the selfish interest of the growth powers of Europe, the decline of टर्की बिगन इन द 18th सेंचुरी. बट 100 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से टर्की जो है वो वीक हो गया, क्योंकि क्रिश्चियन सब्जेक्ट जैसे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, जैसे कि सर्ब्स, ग्रीक्स, ये कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी नेशनैलिटी पहचानी और ख़ुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए रिवोल्ट किया. उसके साथ साथ जो मेहमत अली थे उनके कुछ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट थे, वो पूरे एरिया को कैप्चर करना चाहते थे, जिसकी वजह से जो टर्की है उस कंट्री की पावर डिक्रीज़ हुई 18th सेंचुरी में. द डिक्लाइन ऑफ टर्की गिव राइज टू अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले एक पूरा एरिया टर्की के अंडर था. जैसे ही टर्की वीक होता है वहाँ पर जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. हु वुड टेक पोजीशन ऑफ द बल्कन. अब क्वेश्चन ये था कि राइट नाउ अब किसका कंप्लीट राइट है बल्कन्स वाले पूरे एरिया पे, इफ़ एंड व्हेन टर्की वुड बी एक्सपेल फ्रॉम यूरोप, अगर टर्की को एक्सपेल कर दिया जाएगा यूरोप वाले एरिया से. दिस प्रॉब्लम एंड द वेरियस अदर प्रॉब्लम्स अरोज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कनेक्शन विद द टर्की इन यूरोप. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और जो क्वेश्चंस है वो अराइज हो गए टर्की कंट्री के साथ कि अगर उनका राइट नहीं है, उन सारे एरियाज़ पे अथॉरिटी नहीं है, और जो स्मॉल कंट्रीज़ बन रही हैं वो एक्चुअल में कौन कंट्रोल करने वाला है. ऑन अकाउंट ऑफ द डाइवर्जेंट एंड डायमेट्रिकली अपोजिट इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर इज़ कलेक्टिवली नोन एज ईस्टर्न क्वेश्चन. तो इसी को ही ईस्टर्न क्वेश्चन कहा जाता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड में जो पूरा एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया था टर्की ने, वो अब नहीं रहा है और टर्की की उस पर अथॉरिटी नहीं रही है. छोटे छोटे कंट्रीज़ बनते जा रहे हैं, तो उनमें जो रिवोल्ट्स होंगे रिलेटेड टू द बाउंड्रीज, रिलेटेड टू द नेशनैलिटीज़, वो कैसे सॉल्व आउट किए जाएंगे. तो यही था आपका ईस्टर्न क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेंशन 4 कॉजेज दैट लेड टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो क्या रीज़न थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के. सबसे पहला ऑप्रेसिव रूल ऑफ टर्क, कि टर्क्स जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ पर लोगों को, इसीलिए जो वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया. सेकंड, इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, जिस तरीके से फ्रांस कंट्री के अंदर उन्होंने अपने मोनार्क के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर जो टर्क्स हैं उन्होंने भी जो टर्किश अथॉरिटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई. इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं वो वर्क कर रहे थे ताकि उस एरिया को जो है इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर किया जा सके. और लास्ट आपका एम्बिशन ऑफ मेहमत अली, जिनका मेन एम क्या था कि वो जो रूलर है इजिप्ट के वो डिक्लेयर हो, क्योंकि उस टाइम पे वो सारा एरिया किसके अंडर था, टर्किश एम्पायर के अंडर था. बट धीरे धीरे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिव 4 रिजल्ट ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. सबसे पहले ग्रीस एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन गई. सेकेंड, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की वहाँ पे विक्ट्री हुई. सारा कुछ अब अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन हुआ वहाँ पर होगा, लोग अवेयर हैं तो कोई भी उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. थर्ड, जो प्रेस्टीज है रशिया की इंटरनेशनल फील्ड में वो भी इंक्रीज़ हो गई. एंड द फोर्थ वन इज़ टर्किश एम्पायर जो है वो डिसमेंबरमेंट हो गया, मीन्स उसकी पावर जो है वो डिक्रीज़ हो गई. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम 2 पावर्स हु थ्रेटन द इंटीग्रिटी ऑफ टर्की आफ्टर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो टर्की की इंटीग्रिटी है उसको किस चीज़ से खतरा था. तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद टर्की की जो यूनिटी है उसको चैलेंज किसने किया. सबसे पहले मेहमत अली, जो कि पाशा यानी कि जो मेन रूलर है इजिप्ट के, वो बनना चाहते हैं. एंड द सेकेंड इज़ रशियन कंट्री. तो दोनों इजिप्ट और रशिया कंट्री ने जो पावर है वो टर्की की वो काफ़ी डिक्रीज़ की, जिसकी वजह से जो टर्किश एम्पायर था वो टाइम के साथ काफ़ी वीक हो गया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच द सुल्तान ऑफ टर्की रिलेक्टेंटली अग्री टू हैंड ओवर टू मेहमत अली बाय द कन्वेंशन ऑफ कुटाया अप्रैल 1833. सो एक कन्वेंशन साइन हुई थी टर्की कंट्री में, और जो इजिप्ट के रूलर है मेहमत अली हैं. तो जो टर्की के सुल्तान थे उन्होंने कौन सी कंट्री हैंड ओवर की थी मेहमत अली को. सीरिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रीमियन वॉर. The Crimean War started in October 1853 and came to an end in March 1856 by the Treaty of Paris. तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रीमियन वॉर कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, और कौन सी ट्रिटी वहाँ पर साइन हुई थी. ट्रिटी ऑफ पेरिस. क्रीमियन वॉर वॉज फॉट बिटवीन रशिया ऑन वन साइड एंड द एलाइड पावर्स इंग्लैंड, फ्रांस, सार्डिनिया, टर्की ऑन द अदर. तो ये जो क्रीमियन वॉर है ये किसके बीच में हुई थी. एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ
जो कंट्रीज थी वो ग्रुप में लड़ रही थी रशिया के खिलाफ, जिसमें कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, सार्डिनिया और टर्की। द अलाइज वॉन, तो इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज थे सारे के सारे ग्रुप में वो जीत गए थे और रशिया इसमें हार गया था। इसके क्या कॉजेज थे क्रीमियन वॉर के? सबसे पहले जो डिक्लाइन और मिसरूल था टर्की का, कि टर्किश एम्पायर बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव एम्पायर था। सेकंड, जो जार था वो नेपोलियन 3 को हेट करते थे। थर्ड, क्वेश्चन ऑफ होली कीज, की जो मेन लैंड है जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है रिलीजन का, जो होली लैंड्स हैं जहाँ पर उनके वर्शिपिंग प्लेस है, वो किसके पास रहेगी। एंड द फोर्थ इज़ एंग्लो एशियन रिवल्री, कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो रशियंस हैं वो एक दूसरे के एनिमी हैं, तो उनको ये था कि कौन एरिया कैप्चर करने वाला है क्रीमिया का। सो इसकी वजह से क्रीमियन वॉर हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच एक्सेप्टेड द वियना नोट अगस्त 1853 एंड द वन विच रिजेक्टेड इट। तो कोई एक कंट्री बतानी है जिसने जो ट्रिटी ऑफ वियना है उसको एक्सेप्ट किया था, और एक कंट्री जिसने उसको रिफ्यूज़ किया था। तो रशिया ने उस ट्रिटी ऑफ वियना को एक्सेप्ट किया था और टर्की ने उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन डिड जार निकोलस वन डाई एंड नेम हिज सक्सेसर। तो जार निकोलस वन जो थे उनकी डेथ हुई थी मार्च 1855 में, और उनकी जगह कौन आया था, अलेक्जेंडर टू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू विच कंट्री द नेम ऑफ द सिक मैन ऑफ यूरोप वॉज गिवन एंड वाई। किस कंट्री को ये नाम दिया गया कि सिक मैन ऑफ यूरोप, जो अब बीमार हो रहा है, जो वीक हो रहा है टाइम के साथ, तो वो कौन था, टर्की। क्योंकि बिकॉज ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक टाइम पर टर्की के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी, वो एम्पायर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, पर धीरे धीरे वो सारी पावर जो थी उनकी वीक हो रही थी, इसीलिए उन्हें सिक मैन ऑफ यूरोप कहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन द फैक्टर्स विच फॉस्टर्ड द सेंस ऑफ नेशनैलिटी अमंग द इटालियंस। की इससे पहले इटली कंट्री जो थी वो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइडेड थी। एक टाइम पर आके इटली के लोगों ने अपनी कंट्री को यूनाइट कर लिया। तो क्या रीज़न थे पूरे इटली के यूनाइट होने के, एक मेन कंट्री बनने के? क्योंकि उन सबका मेन कॉमन रिलीजन था, कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन ट्रेडिशंस थे और ग्लोरियस पास्ट था। इन सारी चीज़ों ने उन लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया और उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को पहचान कर एक न्यू यूनाइटेड कंट्री फॉर्म की, जिसका उन्होंने क्या नाम रखा, इटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 हर्डल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जब इटली को यूनिफाइड किया जा रहा था, डिफरेंट एरियाज़ को जोड़कर एक कंट्री बनाया जा रहा था, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस की उस टाइम पर लोगों ने? सबसे पहला, रिएक्शनरी एंड ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द डिस्पोटिक रूलर्स इन इटली, स्पेशली ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम पर जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि पूरा एक यूनाइट कंट्री बने, क्योंकि उनका जो ओनरशिप है, जो उनकी डिक्टेटरशिप है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर पूरी एक ही कंट्री बन जाएगी। दूसरा, Pope in Rome was not in a great military power, but he enjoyed the support of the Catholics all over the Italy, being their religious head. अब पॉप के पास खुद की मिलिट्री तो नहीं थी, बट वो पॉप, जिसमें आपको बहुत बार बताया कि रिलीजियस गुरु होते हैं जिनके हाथ में अथॉरिटी रहती है डिसीजन लेने की। सो अगर कोई भी वहाँ पर उन्हें सपोर्ट चाहिए तो वो लोगों से कहते हैं और लोग उनकी मदद करते थे। सो एनी एक्शन अगेंस्ट द पॉप वॉज बॉर्न टू अरोज द इंडिकेशन ऑफ द कैथोलिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर वहाँ पर कोई भी एक्शन लिया जाता पॉप के खिलाफ, तो वहाँ पर जो भी सेंटिमेंट्स हैं लोगों के ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हर्ट हो जाते और लोग उनके फेवर में खड़े हो जाते। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इटली यूनाइट नहीं हो पा रहा था। आपका क्वेश्चन है, नेम 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वन ऑफ फ्रांस एंड अदर फ्रॉम इटली, हु वर द मेंबर्स ऑफ कार्बोनरी सोसाइटी। कार्बोनरी सोसाइटी एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इटली को यूनाइट करने के लिए। उसके 2 मेन पर्सनैलिटीज़ बतानी है, यानी 2 मेन मेंबर्स बताने हैं, एक फ्रांस से और दूसरे इटली से। फ्रांस से कौन थे, एम्परर नेपोलियन 3, और जो इटली से थे वो कौन थे, मजीनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द 4 ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ इटली हु हेल्प्ड इन हर यूनिफिकेशन। इटली को यूनाइट करने के लिए किसी 4 देशभक्तों के नाम बताने हैं। सबसे पहला है मजीनी, सेकंड है कूवर, थर्ड है गैरीबाल्डी एंड फोर्थ है विक्टर इमैनुअल टू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड मजीनी ज्वाइन द कार्बोनरी सोसाइटी, व्हाट वाज हिज इम्प्रेशन ऑफ दिस सीक्रेट सोसाइटी। मजीनी ने कार्बोनरी सोसाइटी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो सोसाइटी स्पेसिफिकली वर्क कर रही थी इटली को यूनाइट करने के लिए, बट वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि जिन्होंने वायलेंस इस्तेमाल किया था इटली को यूनाइट करने के लिए। इसीलिए कार्बोनरी सोसाइटी जो है एक टाइम तक आकर एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था 1831 में, वो वहाँ के डिक्टेटर से हार गए थे, जिसकी वजह से कार्बोनरी सोसाइटी जो थी, मजीनी को लगा इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई फेथ नहीं है, कोई मेन बिग आइडियाज़ नहीं है,
सिर्फ इनका मेन एम क्या था, कंट्री को यूनाइट करना विद द हेल्प ऑफ वायलेंस। तो इसीलिए एक टाइम तक आते मैज़ीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी है इसको क्विट कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वेयर एंड हु फाउंडेड द यंग इटली सोसाइटी, व्हाट वाज इट्स एम। तो यंग इटली किसने फाउंड की थी, कहाँ पे की थी, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी अगेन जो इटली को यूनाइट करने के लिए वर्क कर रही थी। सो 1831 में मर्सेल्स मज़ीनी ने फाउंड किया था यंग इटली सोसाइटी को। इसका मेन मोटो क्या था, गॉड पीपल एंड इटली। अब इसके एम क्या है, टू एक्सपेल ऑस्ट्रियंस एंड द लिबरेट इटली एंड यूनिफाई इनटू रिपब्लिक। कि जो ऑस्ट्रियंस ने अपना राइट बना के रखा हुआ है, जो अपनी अथॉरिटी बना के रखी हुई है इटली को, उसको एक्सपेल करना, जो इटली के लोग हैं उनके लिए रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करना, कि लोग अपने खुद जो कंट्री के हेड है उसको चुने। सेकेंड, कि लोगों को ये बताना कि आपने अपनी कंट्री के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना है, यानी आपकी ये मेन ड्यूटी है कि आपको अपनी कंट्री को यूनाइट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन डिड कूवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया, मेंशन फॉर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो पीएम कब बने हैं कूवर, जो पिडमोंट सार्डिनिया वाला एरिया उसके, और उन्होंने क्या चेंजेस वहाँ पे किए हैं। सबसे पहले कूवर जो पीएम बने हैं वो 1852 में बने हैं, और उनके मेन 4 रिफॉर्म्स कौन से हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि वहाँ की जो आर्थिक पॉलिसी है उसको चेंज करना। सेकंड, रिलीजियस रिफॉर्म्स, धर्म से रिलेटेड कानूनों को चेंज करना। आर्मी रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सोसाइटी, यानी ऐसी एक सोसाइटी जो पूरी कंप्लीट एक हो और उसकी पावर किसके हाथ में हो, पीएम के हाथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वेयर लोम्बार्डी एंड वेनिशिया एनेक्स टू इटली। तो ये दो जो एरियाज हैं लोम्बार्डी एंड वेनिशिया, इसको कब ऐड किया गया इटली में। जैसे कि हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इटली एक डिवाइडेड कंट्री थी जिसमें बहुत सारे रूलर्स जो है अलग अलग पार्ट पे रूल कर रहे थे। 1859 में ऑस्ट्रो और सर्डेनिया वॉर हुई जिसमें ऑस्ट्रिया कंट्री हार गई, और उसमें जो एरिया था लोम्बार्डी वाला वो किसके पास दोबारा से आ गया, इटली के पास। ऐसे ही ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर हुई थी जिसमें ऑस्ट्रिया कंट्री पर्शिया से हार गई, और जो वेनिशिया वाला एरिया है वो 1866 में इटली के पास आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु सेड एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट द वर्ड्स आउट ऑफ दिस मड इटली विल बी मेड। सो कूवर जो है उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे अपने सोल्जर्स को जब उन्होंने कंप्लेन किया था कि जो क्रीमिया है वो बहुत ही स्टिकी मड वाला एरिया है, यहाँ पर वो जो है अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला था इसी मड से निकलकर जो है इटली का रास्ता बनता है और यहीं से हम अपना इटली जो है वो उसको यूनाइट कर पाएंगे। सो फर्स्ट हमें क्रीमिया वॉर जीतनी है, देन उसके बाद इटली जो है उसको यूनाइट हम कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वर कॉल्ड द 1000 रेड शर्ट्स। सो गैरीबाल्डी ये इटली से बिलोंग करते थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग थे वो रेड शर्ट्स पहनते थे, तो वहीं से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 1000 रेड शर्ट्स जो है वो भी जो है वो सामने निकल के आया, क्योंकि उनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो फॉलोअर्स हैं वो यूजुअली रेड शर्ट पहनते थे। तो आपका क्वेश्चन है हु सेड इन द इटालियन पार्लियामेंट यू हैव मेड मी अ फॉरनर इन द लैंड ऑफ माई बर्थ, वाई। तो किसने ये कहा था कि आपने मेरी ही कंट्री में मुझे फॉरनर बना दिया है, ये गैरीबाल्डी ने कहा था कूवर से। व्हेन कूवर सीडेड नीस टू फ्रांस इन 1860 बिकॉज गैरीबाल्डी वॉज अ नेटिव ऑफ नीस। सो ये तब कूवर को कहा था गैरीबाल्डी ने जब उन्होंने जो नीस वाला एरिया वो फ्रांस में इंक्लूड कर दिया था, और जो गैरीबाल्डी थे वो नेटिव थे यानी नीस के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी कंट्री को फ्रांस का पार्ट बना दिया जिसका कोई कह सकते हैं हिस्टोरिकल लिंक नहीं था फ्रांस से, तो इसीलिए गैरीबाल्डी ने ये चीज़ कही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड, कब इटली जो है एक यूनाइटेड कंट्री बन गया था, कंप्लीट एक देश। ये 1870 में हुआ था कंप्लीट व्हेन द आर्मीज ऑफ विक्टर इमैनुअल कैप्चर द रोम। जब विक्टर इमैनुअल जो रूलर थे उन्होंने जो रोम शहर है उसको कैप्चर कर लिया था। बट इवन आफ्टर 1870 द इटालियन स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ स्टिल रिमेन्ड अंडर ऑस्ट्रिया। 1870 के बाद भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी बट फिर भी वो ऑस्ट्रिया के अंडर था, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पे मेंशन है। उसको बाद में जाकर इटली कंट्री ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रिटी ऑफ वर्सेल में दोबारा से कैप्चर किया। ये कह सकते हैं कि मेजरली उन्होंने इटली को यूनाइट 1870 को किया था, और जो बाकी रिमेनिंग एरियाज 2-3 रह गए थे उसको 1919 में कैप्चर करके इटली में ऐड करके एक कंप्लीट कंट्री बनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कॉन्फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन इन जर्मनी, हाउ मेनी स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन इट। नेपोलियन ने एक कॉन्फेडरेशन मतलब जो जर्मनी कंट्री है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका कॉन्फेडरेशन बनाया। पहली बात तो इस कॉन्फेडरेशन का उन्होंने नाम रखा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, और इसमें कितने जर्मन स्टेट्स थे 16, और इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं थे, ये याद रखना, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। इन 2 को छोड़कर जर्मनी के अंदर उस टाइम पे नेपोलियन के रूल के अंडर 16 जर्मन स्टेट्स थे, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज अ होली रोमन एम्पायर एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन,
व्हाट वाज इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। नेपोलियन ने जो होली रोमन एम्पायर है इसको अबॉलिश किया था 1806 में, एंड इट्स अबॉलिशन पेव द वे फॉर द बिल्डिंग अप अ न्यू जर्मन एम्पायर। तो जब उन्होंने नेपोलियन ने रोमन एम्पायर को हराया, देन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट किस चीज़ को कैप्चर करने के लिए रास्ता बना लिया या ओपन कर लिया, जर्मन एम्पायर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टू मेन हर्डल्स बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कंट्री भी डिवाइडेड थी, उसको यूनिफाइड करने के लिए, एक कंप्लीट कंट्री बनाने के लिए क्या मेन प्रॉब्लम्स थी। पहले ऑस्ट्रिया जो प्लेस था, जो जर्मनी में ही इंक्लूडेड था, वो उसको यूनाइट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि अगर वो यूनाइट हो जाता तो वहाँ के जो डिक्टेटर है, जो रूलर है, उनकी पावर कम हो जाती। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मोर देन 200 स्टेट्स इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर उस टाइम पे वो एरिया 200 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसकी वजह से यूनिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपका क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस फॉर द इजी विक्ट्री ऑफ द पर्शिया एंड रशिया अगेंस्ट डेनमार्क। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया कंट्री ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ अपनी जो वॉर है वो की थी और दोनों जीत गए थे। तो मेन रीज़न क्या थे? सबसे पहला, पर्शिया कंट्री, उसके जो फ्रेंडली रिलेशन थे रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ने उनकी मदद की। दूसरा, ब्रिटिश कैबिनेट वाज नॉट देन विलिंग टू इन्वॉल्व इन द वॉर, कि ब्रिटिश कैबिनेट जो थे वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, उसकी वजह से डेनमार्क कंट्री वीक हुई, उन्हें किसी ने हेल्प नहीं किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कन्वेंशन ऑफ गेस्टेन। द कन्वेंशन ऑफ गेस्टेन वॉज साइन बिटवीन पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया इन अगस्त 1865। तो ये एक ट्रिटी, एक कन्वेंशन आप कह सकते हो, जो दोनों कंट्रीज ने साइन किए थे 1865 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिस्मार्क बिकम द पीएम ऑफ पर्शिया, हु वाज एम्परर ऑफ पर्शिया एट दैट टाइम। तो बिस्मार्क पीएम कब बने हैं? 1862 में, और उस टाइम पे किंग या एम्परर कौन थे पर्शिया के? किंग फेडरिक विलियम 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आफ्टर 2 विच ट्रिटीज वॉज जर्मनी यूनिफाइड। कौन सी 2 संधियाँ ट्रिटीज़ करने के बाद जर्मनी जो है कंप्लीट एक कंट्री बनता है? सबसे पहले है ट्रिटी ऑफ प्रेग 1866 और दूसरा है ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871। यहाँ पर मैंने आपके साथ वही शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मैंने आपके साथ लॉन्ग वीडियोस में नहीं किए थे। तो जो वीडियोस में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कवर हो रही हैं, क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं। सो इसीलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अगर आप अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो। आपका इस बार का जो ये हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। आई नो थोड़े से प्लेसेस और जो नेम्स हैं वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे या फिर रिटन नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आई होप आपने जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस है वो अच्छे से देख ली होंगी, आपको कोई इनमें डाउट नहीं होगा। अगर इन केस कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.